हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ देखने में थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसे जब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ये हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि स्टेट की एवोल्यूशन कैसे हुई, स्टेट का ओरिजिन क्या था, स्टेट कब वजूद में आई, कैसे वजूद में आई और मुख्तलिफ जगह पर स्टेट कैसे स्टेप बाय स्टेप इवोल्व हुई, इसकी एवोल्यूशन क्या है, ये आज सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा माइंड में रखने की है वो ये है कि आप जब भी कोई भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें, चाहे वो आपके रेगुलर इंटरवल्स पे मिड टर्म या एनुअल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और स्पेशली अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये बात ज़रूर अपने माइंड में रखें कि आपको अपने हर पेपर के हर क्वेश्चन में एक ना एक ग्राफ या एक चार्ट, कोई स्टैटिस्टिक्स जो इम्पोर्टेंट हों, ये तमाम तर चीज़ें आपको ज़रूर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि इसका एग्ज़ामिनर पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम लोगों ने तो हर चीज़ एक्सप्लेन करके लिखी, हमने तो सफ़े भर दिए और पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है वो 40-50 सफ़ों का लिख दिया, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आए। उन मार्क्स की समटाइम्स यही वजह होती है कि एग्ज़ामिनर के पास एग्ज़ाम्स बहुत सारे पेपर्स पड़े होते हैं और उसे जस्ट 1-2-3 बार उसने पूरे पेपर को गो थ्रू करना होता है और उसने जस्ट टिक मार्क या क्रॉस मार्क कर देना होता है। समटाइम्स ऐसा होता है, मोस्टली नहीं, लेकिन समटाइम्स। लेकिन जब आपने एक ग्राफ के ज़रिए अपने एक पूरे क्वेश्चन को समझाया होता है तो एग्ज़ामिनर को बजाय 5, 7 और 10 सफ़े पढ़ने के सिर्फ एक ही ग्राफ के ज़रिए पूरी बात आपकी समझ में आ जाती है और एग्ज़ामिनर पर एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन होता है जब उसे अच्छी तरह से एक फुल फ्लेज एक्सप्लेनेटरी ग्राफ्स के ज़रिए एक 50 सफ़ों की बात एक ही सफ़े पर समझा दी जाती है। हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसे जस्ट गो थ्रू करूँगी, लेकिन हम देन स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझेंगे। एंशिएंट टाइम्स में क्या था? स्टेटलेस सोसाइटीज़ थी। जब कोई स्टेट नहीं थी तब क्या होता था? फैमिलीज़ थी, ग्रुप्स थे। फिर क्या हुआ? कुछ फैमिलीज़ मिलकर क्लैन्स में तब्दील हो गई। फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, यानी डिफरेंट फैमिलीज़। मुख्तलिफ फैमिलीज़ क्लैन्स बन गए जब उन्होंने मिलकर जो है वो कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। दे वर सोशली ऑर्गेनाइज्ड। वो उस वक्त सोशली ऑर्गेनाइज्ड थी। उनमें कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बट दे वर सोशली ऑर्गेनाइज्ड। कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो मिलकर इकट्ठी हुई, सोशली उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और एट द एंड वो क्या बने? क्लैन्स बन गए। इन क्लैन्स ने क्लैन 1, क्लैन 2 और क्लैन 3, इससे मेरा मतलब ये है कि मल्टीपल क्लैन्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? उनमें थोड़ी सी अक्ल आना शुरू हुई, उन्हें कोई समाज की समझ में आना शुरू हुई, तो वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हुए। और जब ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हुए तो ये मिलकर ट्राइब्स बने, कबीले बने। अब इन कबीलों के बनने की भी मुख्तलिफ वजूहात हैं। वो कभी वॉर के सिलसिले में, कभी किसी ने एक कबीले ने एक लैंड ने दूसरे क्लैन पर कब्जा किया तो वो वजूद में आए, कभी इंटर मैरिजेस के ज़रिए कि किसी एक क्लैन के शख्स ने किसी दूसरे क्लैन की लड़की के साथ शादी की तो वो ट्राइब्स में शामिल होना शुरू हुए, यानी कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटरी। एक जगह एक कबीला दूसरे कबीले से मिला शादी के नतीजे में, वॉर के नतीजे में, या मुख्तलिफ कोई भी वजूहात हैं उनकी बेसिस के ऊपर जब वो जगह आपस में, वो क्लैन्स आपस में मिले तो उन्होंने ट्राइब्स बनाए। फिर कुछ जियोग्राफिकल कंडीशन, कुछ क्लाइमेट्स और कुछ पावर, कुछ वाटर कंडीशन, कोई जियोग्राफी ऐसी थी कुछ जगहों की कि उन जगहों के कबीले, ट्राइब 1, ट्राइब 2, ट्राइब 3, ये मिलकर आपस में किंगडम्स बने। अब ये किंगडम्स जो है वो मज़ीद 2 तरह में डिवाइड हुए। कुछ सिटी स्टेट्स बन गई और कुछ एम्पायर्स बन गए। जो सिटी स्टेट्स थी, मिसाल के तौर पे कुछ ग्रीक सिटी स्टेट्स जो कि बहुत फेमस हैं, जैसे एथेंस है, स्पार्टन्स है, सिसिली है, इसी तरह की ग्रीक सिटी स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। ये काफ़ी फेमस सिटी स्टेट्स थी। ये छोटे छोटे एरियाज है, ये बाद में हम एक्सप्लेन करके इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि सिटी स्टेट्स बन गई। और कुछ जो है वो एम्पायर्स बने, बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स। ये जो किंगडम्स हैं ये मिलकर डिवाइड होना शुरू हुए और एम्पायर्स बने। मिसाल के तौर पे ब्रिटिश एम्पायर बहुत फेमस है, वाइकिंग्स है, और सब कॉन्टिनेंट में तो डिफरेंट डायनेस्टीज़ जो हैं वो बहुत फेमस हैं, यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। और देन क्या हुआ कि ये सिटी स्टेट्स और ये एम्पायर्स जो है ये कॉलोनियल एम्पायर्स में चेंज होना शुरू हुए। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ सिटी स्टेट्स ऐसी थीं जो कि रेडिली ओरिएंटल एम्पायर्स में तब्दील हो गई।
वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से। जैसे मिसाल के तौर पे इजिप्ट और ईरान और इराक जो चाइना के पास पास में कुछ ऐसी सिटी स्टेट्स थी जो कि बाद में फ़ौरन बहुत बड़े बड़े ओरिएंटल एम्पायर्स में चेंज हो गई। अब ओरिएंटल एम्पायर और जो दूसरे एम्पायर्स हैं जैसे ब्रिटिश और वाइकिंग्स में, इनमें कुछ डिफरेंस है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसे यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही। तो इन एम्पायर्स में, इन सब एम्पायर्स को जो है वो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, इसलिए इसको मैंने एक अलग मेंशन किया है। देन कॉलोनियल एम्पायर में चेंज होना और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी डीकोलोनाइजेशन होना शुरू हुई। जब डीकोलोनाइजेशन हुई, मुख्तलिफ एम्पायर्स डीकोलोनाइज हुए, उन्होंने जैसे अपनी मुख्तलिफ जो है वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कॉलोनीज़ बना रखी थी, और देन आहिस्ता आहिस्ता उन एम्पायर्स की कॉलोनीज़ जो है वो ख़त्म होना शुरू हुई और उसके नतीजे में मुख्तलिफ स्टेट्स सामने आई। जैसे ब्रिटिश की कॉलोनी था सब कॉन्टिनेंट, और आहिस्ता आहिस्ता जब डीकोलोनाइजेशन हुई तो इसमें बहुत सारी स्टेट्स जो है वो निकली। इंडिया और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द गुड एग्जांपल। सो अभी के लिए ये चार्ट डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जी, तो सबसे पहले हमने देखा था कि स्टेटलेस सोसाइटी थी जब वहाँ पर कोई भी स्टेट वजूद में नहीं थी, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेटलेस सोसाइटी कैसी थी? ओरिजिन्स जो होते हैं हमने हमेशा से देखा है कि वो ऑब्सकोर होते हैं, उनका कोई आइडिया नहीं होता। हम लोग 110% कन्फर्म नहीं कर सकते, 100% भी कन्फर्म नहीं कर सकते कि किसी भी चीज़ का ओरिजिन कैसा था, वो जब स्टार्ट हुई तो वो कैसी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिन्स जो होते हैं वो कभी भी इतने क्लियर नहीं होते हैं, उनका कोई ये आइडिया नहीं होता कि वो स्टार्टिंग में किस तरह के होंगे। तो हम स्टेट का भी कुछ इसी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेट का भी कोई ओरिजिन, कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हैं कि किसी स्टेटलेस सोसाइटी में लोग किस तरह से रहते हैं। हाँ, इसके कुछ फ़िलासॉफ़िकल जस्टिफिकेशंस ज़रूर हैं, फ़िलासफ़र्स ने डिफरेंट बातें कही हैं कि हाँ उस वक्त सोसाइटी ऐसी थी। मिसाल के तौर पे आपने हॉब्स की जस्टिफिकेशन पढ़ी होगी। कुछ फ़िलासफ़र्स का ये कहना है कि उस वक्त के लोग जो है वो आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे, और कुछ लोग ये समझते हैं कि वहाँ पर लोग बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही नास्टी और बहुत ही लाइफ जो है वो सॉलिटरी थी। ये डिफरेंट फ़िलासफ़र्स ने अपनी अपनी फ़िलासफ़ीज़ दी हैं कि स्टेटलेस सोसाइटी में जब कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी तो लोग किस तरह से रहते होंगे। तो हम ये चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है वो स्टेटलेस सोसाइटी में हम ये कह सकते हैं कि कोई इसका कोई ओरिजिन इतना कंफर्म नहीं है कि स्टेटलेस सोसाइटी में लोग किस तरह से रहते थे। हाँ, कुछ एंथ्रोपोलॉजी के ज़रिए, कुछ आर्कियोलॉजी के ज़रिए, प्रोटो हिस्ट्री की स्टडीज़ और डिस्कवरीज़ के ज़रिए हमें ये पता ज़रूर चलता है कि कुछ जो सोसाइटीज़ उस वक्त में पाई जाती थी वो पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ थीं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी से पहले भी जो सोसाइटीज़ थीं वो मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ थीं। मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ ऐसे सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर ये समझा जाता है कि औरत जो है वो का राज होता था, औरत संभालती थी। और जो पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं उनमें ये कहा जाता है कि एक मर्द, एक मेल मेंबर ऑफ द फैमिली जो है वो हेड ऑफ द फैमिली होता था पैट्रियार्कल सोसाइटी में। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैट्रियार्कल और पैट्रियार्कल बहुत छोटा सा जो है वो एम और पी का ही डिफरेंस है। तो मेल मेंबर जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में हेड ऑफ द फैमिली होता था, और इसके साथ स्टेटलेस सोसाइटी के अंदर इस फैमिली में इसके एक वाइफ होती थी या वाइफ्स होती थी, एक बीवी या बहुत ज़्यादा बीवियाँ होती थी, और इसके अलावा इनके बच्चे होते थे। और इस फैमिली के अंदर कुछ स्लेव्स भी होते थे या कुछ जो डिपेंडेंट्स होते थे, इस तरह से हुआ करता था। तो एक स्टेटलेस सोसाइटी में, एक मैट्रियार्कल या पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये सिस्टम हुआ करता था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने कमाने के तरीके निकाल लिए और आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी ज़रा बढ़ती गई, कुछ ना कुछ जो है वो अवेयरनेस आती गई सोसाइटी में, तो आहिस्ता आहिस्ता से स्टेट ने इवॉल्व होना शुरू किया। और अब जो है वो फैमिलीज़ ने मिलकर, जब एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती थी, एक दूसरे के काम आने की, तो फैमिलीज़ ने मिलकर आपस में एक यूँ कह लीजिए कि एक एग्रीमेंट किया कि हम मिलकर अपने जो है वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। और
जो है वो सोशली ऑर्गेनाइज होंगे। बार्टर सिस्टम आया, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ जो है वो अदला बदली शुरू हो गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सोसाइटी इवॉल्व होना शुरू हुई। तो सोसाइटी ने क्या किया कि एक फैमिली मिलकर दूसरी फैमिली के साथ ग्रुप्स बनना शुरू हो गई। 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, यानी मल्टीपल फैमिलीज़। इन फैमिलीज़ ने मिलकर अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए या अपने आप को सोशली ऑर्गेनाइज करने के लिए खुद, मतलब डिफरेंट रीजंस थी। लाइक अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, अगर कोई मैरिज करनी है तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। इन तमाम तर प्रॉब्लम्स को, अगर फॉर एग्जांपल उस वक्त फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ फैमिलीज़ मर्डर्स होते थे तो कोई बड़े बड़े फ्यूड्स हो जाते थे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अब डिफरेंट फैमिलीज़ ने मिलकर सोचा कि हमें कोई ना कोई तो रेजोल्यूशन करना है, कुछ ना कुछ तो किसी तरह से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। इन फैमिलीज़ ने मिलकर क्या किया, डिसाइड किया कि हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। मुख्तलिफ फैमिलीज़ मिली और इन्होंने सोशली ऑर्गेनाइज होकर अपने आप को क्लैन्स में तब्दील किया। एक ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप बन गया और तीसरा ग्रुप बन गया। इसी तरह से मल्टीपल ग्रुप्स बने और फिर ये ग्रुप्स आहिस्ता आहिस्ता जब ऑर्गेनाइज होने लगे, उस वक्त कमाने के तरीके निकल आई, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स निकल आई, एग्रीकल्चर बढ़ना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो चेंजेस आना शुरू हुए सोसाइटी में। तो ऐसी सिचुएशन में इन क्लैन्स ने आपस में मिलकर जो है वो डिफरेंट ट्राइब्स बनाए। इन क्लैन्स ने मुख्तलिफ क्लैन्स मिलना शुरू हुए। अब ये क्लैन्स किस सिचुएशन में मिलते थे, या तो कोई वॉर होती थी, एक क्लैन अगर दूसरे क्लैन के ख़िलाफ़ लड़ पड़ा तो वहाँ पर वॉर हो गई, कोई वॉर हो गई, या इसके अलावा इंटर मैरिजेस, किसी एक कबीले के शख्स ने किसी दूसरे कबीले की लड़की के साथ शादी करना चाही तो एक कबीला और दूसरा जो है वो क्लैन आपस में मिलकर जो है वो ऐसा हुआ करता था कि जैसे दो ख़ानदान मिलकर शादी करते हैं तो उसको एक ही ख़ानदान समझा जाता है। इसी तरह एक क्लैन अगर दूसरे क्लैन से अपनी बेटियों का विवाह करता था, शादी करता था, तो एक क्लैन दूसरे क्लैन का बिल्कुल एक मेंबर बन जाता था और वो उनकी ज़मीन को सेम समझा जाता था, उस क्लैन को अपना क्लैन समझा जाता था। तो ये वॉर और इंटर मैरिजेज या कंक्वेस्ट के नतीजे में भी अगर कोई एक क्लैन किसी दूसरे क्लैन पर कब्जा कर लेता था तब भी ये इकट्ठे हो जाते थे और इनकी कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटरी होती थी, इनकी ज़मीनों को भी एक ही ज़मीन समझा जाता था। और ये बातें और ये कहानियाँ तो हम लोग हमेशा से अपनी किताबों में भी पढ़ते आए हैं, अपने बड़ों से भी सुनते आए हैं। ये बहुत पुरानी एंशियंट टाइम्स की बात है जब स्टेटलेस सोसाइटीज़ हुआ करती थी। एंशियंट टाइम्स ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी से पहले की बात, या यूँ कह लें कि 5000 बिफोर क्राइस्ट की ये बात है, जब बहुत ही कोई सिस्टम नहीं था। और फिर देन आहिस्ता आहिस्ता जो ये वक्त आना शुरू हुआ कि क्लैन्स और ट्राइब्स जो है वो बदलना शुरू हुए कबीलों में, और ये 15th सेंचुरी के बाद की बात है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है इम्पॉर्टेंट बात समझने की, वहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसे हम अब डिटेल में देखते हैं। ये जो ट्राइब्स थे ये मुख्तलिफ़ जगह पर, स्पेशली ये फेमस हैं एशिया के। यूँ समझा जाता है कि ज़्यादातर ट्राइबल किंगडम्स जो बने, जो ट्राइब्स ने मिलकर जो किंगडम्स बनाए, वो एशिया के पास और अफ्रीका के पास। जैसे हम कुछ नाम लिख लेते हैं। रिवर वैलीज़ ऑफ जो एशिया थी और अफ्रीका थी, थोड़ा सा फोकस जो है वो ख़राब हो रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। रिवर वैलीज़ ऑफ रिवर नाइल जो है इजिप्ट के पास, इसी तरह डिफरेंट वैलीज़ और डिफरेंट एरियाज़ में ये जो ट्राइब्स हैं ये ट्राइबल किंगडम्स में तब्दील होना शुरू हुए। इन डिफरेंट ट्राइब्स ने मिलकर ट्राइबल किंगडम्स बनाए।
अब इन ट्राइबल किंगडम्स में जो सिस्टम था वो ज़्यादातर जो है वो फैमिली और ये जो क्लैंस वाला लेवल है यही लेवल था। लाइक लोग सोशली ऑर्गेनाइज थे, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज तो हुए थे, लेकिन इनमें ज़्यादातर जो सिस्टम है वो बिल्कुल अपने कस्टम्स की बेस पर ही चलता था, और रिचुअल्स, और किंग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, एब्सोल्यूट नहीं था। वहाँ पर फ्यूडल्स भी जो है वो भी राज करते थे, और नोबल्स जो है वो सोसाइटी के रिचुअल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती थी, कस्टम्स और ये ट्रेडिशंस की बेस के ऊपर। अभी भी ये सिस्टम उसी तरह से चल रहा था, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा एवोल्यूशन नहीं हुई, अभी ये इनिशियल स्टेजेस में ही आता है। सो इन ट्राइबल किंगडम्स ने जब में जो है लोग सोशली और पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज तो थे, लेकिन अभी भी वहाँ पर कंसल्टेटिव बॉडीज़ थी प्रॉब्लम्स और डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। और ख़ास तौर पे ऐसा होता था कि जो शख्स यहाँ पर ज़रा पावरफुल होता था, लाइक जिसे मिलिट्री में जो ताकत रखता था, और जिसे लड़ना आता था, जंगजू होते थे, लड़ना जानते थे, उन लोगों को ज़रा ज़्यादा पावर और इम्पोर्टेंस मिलती थी। ऐसे ही लोग जो थे वो बादशाह के ज़्यादा नज़दीक होते थे, या इन्हीं तरह के लोग जो है वो बादशाह बनते थे, और देन उन्हीं के सक्सेसर्स एंड ऑल दैट। यहाँ पर ये सिचुएशन थी ट्राइबल किंगडम्स में। बाकी चीज़ें हम अभी इस लेक्चर को ट्राइबल किंगडम्स तक ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए हम लोगों ने स्टेट की एवोल्यूशन को डिस्कस किया, और स्टेटलेस सोसाइटी से फैमिलीज़ किस तरह से क्लैंस बनी, और क्लैंस किस तरह ट्राइब्स और फिर ट्राइबल किंगडम में तब्दील हुए, अभी हमने यहाँ तक देखा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।